नमस्कार और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी नालंदा जिला के इस्लामपुर विधानसभा में है और कहें तो हमारी मौजूदगी मतलब अभी इस्लामपुर विधानसभा में है। जदयू के प्रत्याशी रोहेल रंजन जी हैं, जो कि इनका जुड़ाव पहले से है राजनीतिक में। इनका पिताजी भी रह चुके हैं राजनीतिक में, अभी ये नया आए हैं, तीसरी पीढ़ी है। और कहें तो ये कैसे देखते हैं अपने विधानसभा को और अपनी जनता को, हम इनसे ही बातचीत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस बार जो विधानसभा है, इस बार मतलब कहें तो पिछली बार जो जदयू की सरकार थी, अभी तो महागठबंधन जो मतलब आरजेडी की है विधायक, इस बार कैसे देखते हैं अपने विधानसभा में? मतलब अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं तो इसमें बहुत सारी कमियां, मतलब हम कल ग्राउंड रिपोर्टिंग किया तो मिला कि जो अभी युवाओं के लिए रोजगार नहीं है और कहें तो पलायन मतलब बिल्कुल नहीं रुक रहा है। इस बार क्या लगता है? ये देखिए, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, परिवारजन हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के, उन सब में बहुत आक्रोश है और बदलाव का आक्रोश है। यहाँ पे विधायक बदलने का आक्रोश है, वो साफ दिखता है। आप कहीं भी जाएं, उनसे बात करें तो आपको दिखेगा कि जनता बहुत ही उनसे नाराज़ है और सब चाहते हैं कि इस बार जदयू का ही यहाँ पे विधायक बने, ताकि सरकार में जदयू रहेगी, एनडीए सरकार में रहेगी तो जदयू का ही यहाँ पे विधायक रहेगा, तो अधिक से अधिक काम होगा। ये सब लोग जानते हैं, सब लोग इतना जानकार हैं। सर सबसे बड़ी बात है जो अभी वर्तमान में जो विधायक है, मैंने कल ग्राउंड रिपोर्टिंग किया तो पता चला कि जो विधायक है वो अपने संपत्ति ज्यादा ग्रोथ किए हैं और अपने क्षेत्र को उतना ग्रोथ नहीं किए हैं जितना कि होना चाहिए 5 साल में। इस पे क्या कहते हैं आप? ये देखिए, मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। मैं उनके काम पे टिप्पणी दे सकता हूँ। व्यक्तिगत सर तो रोहेल रंजन जो अभी है तो वो भी ऐसा ही करेंगे या कुछ चेंजिंग लाएंगे? जी, मैं तो पैसा कमाने के लिए राजनीति में आ नहीं रहा हूँ, मैं तो समाज सेवा करने के लिए आ रहा हूँ। और आपने मेरा आज का मतलब इस विधानसभा का चुनाव का एफिडेविट देखा है। अगर ऊपर वाले की कृपा रही और दूसरा चुनाव भी लड़ा तो आप वो एफिडेविट भी देखेंगे और हम लोग फिर यहाँ 5 साल बाद खड़े होंगे। अभी हम लोग के पास लंबा समय है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है। तो मैं आपको कोई ऐसा जवाब नहीं दूंगा कि 5 साल बाद अब यही माइक, यही कैमरा लेके खड़े हों और आप मुझसे ये वाला वीडियो दिखा रहे हो और बोलें कि अरे साहब, आपने 5 साल पहले तो ऐसा बोला था। आप विश्वास करें, ये मेरे पूरे परिवार में आज तक किसी के ऊपर ना कोई एफआईआर हुई, ना किसी ने किसी के ऊपर 1 रुपए का गबन का आरोप लगा है। हम लोग इज्जत पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और हमें सिखाया जाता है कि बेटा पैसा लेके ऊपर नहीं जाना है, इज्जत पीछे छोड़ के जानी है। तो इसलिए वैसे ही काम करना कि तुम्हारी इज्जत बरकरार रहे। सर सबसे बड़ी बात है, कहे तो युवाओं के लिए पलायन सबसे बड़ी समस्या है, इसे आप कैसे देखते हैं? जी, मैं तो यहाँ पे आप खुद देखें कि 2010 से कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं रोज़गार अपने स्तर पे दे पाऊँ और मेरी आगे भी यही कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री कैसे इस्लामपुर में आए। जितनी इंडस्ट्री इस्लामपुर में आएगी, उतना ही रोज़गार यहाँ पे होगा और उतना ही पलायन रुकेगा। होता क्या है कि 2005 में बिहार की स्थिति इतनी खराब थी, 78 साल में कितना काम हुआ नहीं हुआ ये तो सबको दिखता है और ख़ास करके 15 साल आखिरी में क्या हुआ 2005 तक, ये भी सबको दिखता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि जब 2005 में एनडीए की सरकार बनी थी, तो उस समय हमारे अभिभावक माननीय मुख्यमंत्री जी को टोटल 8,000 करोड़ का बजट मिला था। अब उस 8,000 करोड़ के बजट से उन्होंने काम करना चालू किया। सरकार को अपने अधिकारियों को देने का पैसा नहीं था और आज के डेट में वो इस स्थिति में बिहार को ले आए हैं कि 10,000 रुपये हर महिला को दे रहे हैं और 2 लाख रुपए देंगे। ये काबिले तारीफ है, उनके पास वो विजन था। सर इसी पे मतलब हम पूछना चाहते हैं, महागठबंधन में जो अभी तेजस्वी यादव हैं वो अभी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनती है तो 20 दिन के अंदर अधिनियम बनाकर हम हर एक घर में नौकरी देंगे। क्या ये संभव है? ये तो अगर संभव है तो देखिए, इंडिया अलायंस की सरकार बहुत जगह है, कई स्टेटों में है, वो अभी कर लें, सबको दिख जाएगा कैसे हो सकता है। वो खुद को सीएम फेस मानते हैं, क्या लगता है इस पे? मैं तो देखिए इतना ही बोलना चाहूँगा कि मतलब मुझे इतना दिन प्रचार करते हुए ऐसा लगा नहीं कि जनता उनको सीएम फेस मानती है। सर अपने विधानसभा में अभी तक के आप बहुत सारे पंचायत घूम चुके हैं, अभी क्या लग रहा है आपको? कैसा फीडबैक मिल रहा है? जनता के बीच में जाते हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? जी, जनता के बीच एक उमंग है
कि माननीय नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 साल में इतना जो काम किया है बिहार के लिए, जो डेवलपमेंट है जो कि आपको भी दिखता है, चाहे वो बिजली हो, रोड हो, पानी हो, सुरक्षा हो, महिला सशक्तिकरण हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम लोग बात करेंगे तो रात हो जाएगी और लोग ये चाहते हैं कि 5 साल और कम से कम हमारे अभिभावक माननीय नीतीश कुमार जी को दिए जाएँ, ताकि वो बिहार का जो ये इंडस्ट्रियलाइज़ेशन का जो स्टेज है, इसमें वो ही ड्राइविंग सीट पे बैठे हों, ताकि वो सही दिशा में और दशा में बिहार को लेके जा पाएँ। सर समय का अभाव है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये कहना चाहते हैं सर कि जो इस बार जनता आप घूम रहे हैं तो क्या बदलाव की मूड है? जी, बदलाव सिर्फ़ यहाँ पे आरजेडी के विधायक जी को बदल करके और जदयू के एनडीए के विधायक को लाना चाह रहे हैं। बाकी तो सब चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ही दोबारा एक बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। जैसे कि आप लोग देखें, हमारे साथ रोहेल रंजन जी थे और इस बार अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। मतलब कहें तो जो भी युवा हो या बड़ा हो या बुजुर्ग हो, हर किसी का मन में एक ही सवाल है, इस बार बदलाव है और एनडीए की फिर से सरकार है। इसी के साथ कैमरामैन गौतम के साथ शशिकांत कुमार। आप क्या कहते हैं, पिछला प्रत्याशी एक पेशे से वकील है, एक ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ट्रेजरर है, कैलिफोर्निया से पढ़ा है और इतना सधा हुआ व्यक्ति है। आप बात कीजिएगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। लीगेसी नो डाउट उनके पिताजी भी विधायक रहे हैं पूर्व में। और सबसे बड़ा एक चीज़ है, जो पिछला हमारे विधायक थे उनका शायद पता नहीं, आप देखे होंगे कि अब जो हलफनामा उन्होंने दायर किया है उसमें देखे होंगे उनकी संपत्ति 3.9 करोड़ का था और अभी के हलफनामा में वो 14 करोड़ 80 लाख का हलफनामा दे रहे हैं। मतलब वो 5 साल क्षेत्र में जनता का विकास नहीं किए, सिर्फ अपने विकास किए। तो इसमें राजनीतिक से और अपने संपत्ति से क्या लिंक है, उनको क्या कहते हैं इस पे आप? तो राजनीति में उनका संपत्ति अर्जन कहाँ से हुआ? कुछ तो भ्रष्टाचार किए होंगे, तभी ना 4 करोड़ से संपत्ति 15 करोड़ पे आ गई। तो क्षेत्र का विकास तो नहीं किए, खुद का विकास कर लिए। पटना में, दिल्ली में पता नहीं कहाँ कहाँ संपत्ति बना लिए। लेकिन अब नया प्रत्याशी का देख रहे हैं तो उनका पास्ट भी देखिएगा, उनके पिताजी का भी छवि देखिएगा, इनका भी देखिएगा। तो ये लोग खुद मतलब जो कहते हैं कि अपना व्यवसाय भी कर रखे थे, उसके बाद अभी भी एथेनॉल प्लांट वगैरह, तो इन्होंने अपना जो हलफनामा दिया बिल्कुल सही दिया है। तो ये जो नया प्रत्याशी है, क्या इन पे जनता उम्मीद कर सकते हैं? कैसे उम्मीद करेंगे? क्या ये अपने विधानसभा में कैसा मतलब काम? देखिए, इस्लामपुर विधानसभा की जनता का ही मांग था कि इस बार कोई ना कोई युवा प्रत्याशी को आगे आना चाहिए और नीतीश बाबू कोई ना कोई युवा प्रत्याशी को आगे लाएं। हम लोग का भी काफी डिमांड रहा और वो सुने और ऐसा प्रत्याशी दिए जो बिहार में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। पूरे अगर 243 विधानसभा घूम जाइए, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा अगर कोई प्रत्याशी है तो इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी। क्या क्वालिफिकेशन है उनका? कैलिफोर्निया से उन्होंने वो किया है, मैनेजमेंट किया है, इंजीनियरिंग करी है उन्होंने। उसके बाद ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ट्रेजरर हैं। ब्रिक्स पहले वो 5 कंट्री का यूनियन हुआ करता था, अब 10 कंट्री का यूनियन है। तो ये कोई खेल बात तो है नहीं। तो इस बार बदलाव का बहार है। बदलाव 100% बदलाव। और ये भी एक चीज और कंफर्म मानिए कि इस्लामपुर विधानसभा पूरे नालंदा में सबसे अधिक वोट से जीतेंगे। तो इस बार पूरे मतलब है जो नालंदा और मतलब कहे तो इस्लामपुर विधानसभा पूरे बदलाव के मूड में है। पूरा बदलाव, सारा युवा से लेके सब लोग कहता है कि भाई कुछ भी हो जाए पिछला विधायक को भगाओ, पिछला विधायक को भगाना है, एकदम सीधे भगाना है। उन्होंने क्या कहना है बाबा इस पे? इस पर हम सब हर्ष समर्थन करते हैं। हर तरह से हम लोग एकदम बेचैन होकर के कार्य कर रहे हैं। इनकी मुद्दा एक ही है कि हम लोग किस तरह से रोहेल रंजन जी को जिताने का प्रयास करें, आज अधिक से अधिक मतों लाने का प्रयास करें। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे कह रहे हैं तेजस्वी जी हमारी सरकार आती है तो 20 दिन में हम अधिनियम लागू करके हर घर में एक नौकरी देंगे, क्या ये संभव है? उनके घर की खजाना अपने पेट नहीं भरा है तो दूसरे के खजाना कहाँ से ला करके दे देंगे? नहीं वो तो बोल रहे हैं ना, बोलने से क्या होगा? व्यक्ति विशेष का चरित्र से पता चलता है। बोल रहे हैं एक बार हमें मौका दिया जाए, सरकार में आए तो हम हर घर में नौकरी देंगे। उनको तो पिताजी को मौका दिया गया, मम्मी को मौका दिया गया, उनको भी मंत्री बना करके नीतीश जी मौका दिए। हर तरह का मौका में उनकी रोड पर छवि का मौका है। खुद को सीएम फेस देखते हैं, इस पे क्या कहते हैं? तो पूरा सीएम फेस है, हर तरह से नीतीश जी से ज्यादा भारी वाला सीएम फेस में है। पढ़ा लिखा योग्य आदमी है। उनकी पढ़ाई के बारे में पहले जानकारी ले लीजिए कि कहाँ तक के वो पढ़े हुए हैं। फिलहाल कोई स्कोप ना है, वो कुर्सी पे सीएम लिख ले, उसी पे रोज बैठा करे, वैकेंसी ना है बिहार में।
तो क्या कहते हैं, मतलब वो तो कहना चाह रहे हैं कि जब हम मेरी सरकार बनेगी तो हर एक घर में नौकरी दिया जाएगा, तो ये भी जो वर्तमान में सरकार है वो ऐसा क्यों नहीं करती? तो जेकरा जमीन में रहेगा उसे को ना नौकरी देंगे, बिना जमीन वाला को नौकरी कहाँ देते हैं? नौकरी के बदले वो जमीन लिखवाते ऐसे हैं। ही बोल रहे हैं। तब जमीन रहेगा तब ना, केगो के जमीन है बिहार में। तो इस बार मतलब बदलाव का बदलाव इस बार तो एकदम कहिए तेज रफ्तार वाले एनडीए इस्लामपुर विधानसभा रुहेल रंजन तय है। 25,000 से ज्यादा वोट से जीतेंगे रुहेल जी। आप बता सकते हैं कुछ? हम तो एकंगर सराय से हम 55,000 से ज्यादा वोट देंगे इनको। हर प्रक्रिया से राकेश रोशन जी को बहुत पीछे छोड़ देंगे। मतलब 25 से फिर 30 नीतीश, हाँ, हर हालत में नीतीश जी हैं, नीतीश जी हैं फिर से नीतीश जी को लाना है जी। वो मतलब सही काम कर रहे हैं। एकदम सही काम, ना तो हम लोग भैंस उस खोलवावेला, दरी बिछौना सब चोरवावेला तैयार करेंगे, तब तेजस्वी जी को सरकार को बना देंगे। कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। क्या कहते हैं इस बार, किनको देखना चाहते हैं? इस्लामपुर विधानसभा में रुहेल रंजन जी के द्वारा जो है बहुत ही अनुभवी और युवा नेता हैं, और हम लोग अति पिछड़ा समाज से आते हैं, हम चंद्रवंशी समाज से हैं, और अति पिछड़ा बिल्कुल जाग चुका है कि नीतीश जी के राज में बहुत विकास हुआ है। जो आज हर गली नली पानी बिजली फ्री राशन फ्री मिल रहा है, तो और किनको हम वोट देंगे? तो जो पिछले विधायक थे वो नहीं किए क्या? नहीं, वो पिछले विधायक सिर्फ 2-4 लोग दलाल जो हैं उनको माने बस काम करते हैं और किसी को नहीं पहचानते। एकदम 100% और अति पिछड़ा भी बिल्कुल एक मत होकर एनडीए प्रत्याशी रुहेल